स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमें पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा चार्ज एंड फोर्स या कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारा ब्रांच है, जो जिसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो स्टैटिक का क्या मीनिंग है? स्टैटिक का मीनिंग है रेस्ट, मतलब रुका हुआ। तो यहाँ पर जो हमें चार्ज की स्टडी करना है वो कैसे होगा? चार्ज इन रेस्ट। तो स्टैटिक का क्या मतलब हो गया? चार्ज इन रेस्ट। तो उसमें हमें बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इन रेस्ट। अब यहाँ पर आ गया हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स का क्या मीनिंग है? कि ये मूव करता हो। तो यहाँ पर क्या होगा? चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। अब यहाँ पर देखो मोशन 2 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है कांस्टेंट मोशन एंड एक एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हमारा कांस्टेंट मोशन होगा तो वो होगा, उसमें जो हमारा कांस्टेंट मोशन होगा वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ से आएगा मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड। बट अगर चार्ज मोशन में है और उसमें एक्सेलरेशन भी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चार्ज इन एक्सेलरेटेड, चार्ज इन एक्सेलरेशन क्यों लिख लेते हैं? चार्ज इन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिवाइड किया गया 2 पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टैटिक का मीनिंग है चार्ज जब रेस्ट में हो। तो यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे चार्ज इन रेस्ट में, वहाँ पर क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज इन मोशन, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बट चार्ज इन मोशन 2 टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट, चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड एंड चार्ज विथ एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट स्पीड है तो उसमें क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म पढ़ना है। एंड चार्ज अगर मोशन में हो बट विथ एक्सेलरेशन हो, तो चार्ज के पास अगर एक्सेलरेशन है या चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन है तो वहाँ पर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल है ऐसे, जहाँ पर है B = 0, तो ये केवल एमिट क्या करेगा? E से बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। बट अगर यही चार्ज B = कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगे तो ये क्या क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। तो ये क्या क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट यही चार्ज अगर B विथ एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी विथ एक्सेलरेशन हो जाए तो ये क्या क्या करेगा? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए अगर B विथ एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एंड रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड ये पार्टिकल क्या करेगा? एक एनर्जी रेडिएट करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टैटिक का मीनिंग हो गया रेस्ट। तो यहाँ पर हमें जो स्टडी करना हो किसका करना है? चार्ज इन रेस्ट। एंड
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, चार्ज इन मोशन। यहाँ पर हमारा जो स्टडी होगा वो मोशन चार्ज का होगा, बट ये दो टाइप से मोशन हो सकता है चार्ज, एक चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड एंड चार्ज विथ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट स्पीड है तो जो स्टडी हम करेंगे वो मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आएगा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, चार्ज मोशन में होगा बट वो उसके साथ एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल हमने लिया है, चार्ज पार्टिकल प्लस, तो यहाँ पर ये b इक्वल टू 0 है, तो ये क्या इमिट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। b इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या क्या इमिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये बी से ये मोशन में है बी से, बट इसमें क्या है, एक्सेलरेशन भी है, तो ये क्या क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो या जिसको नोट करना हो, मैं बोर्ड से साइड में हो गया हूँ तो वो नोट कर सकता है एंड स्क्रीनशॉट ले सकता है। अभी हमने प्रीवियस जो देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, हमने क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें चार्ज इन रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट में था तो उसमें जो हमें पढ़ना है वो कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, गॉस लॉ एंड कैपेसिटर। इसमें सब में क्या होगा, चार्ज इन रेस्ट में होगा। एंड चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से मोशन करने लगेगा उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर चार्ज क्या करने लगेगा, कांस्टेंट मोशन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट में भी क्या होगा, चार्ज हम ये एज्यूम करेंगे कि चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। एंड जब चार्ज क्या होगा, मूव करेगा विथ एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो हम पढ़ेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड AC। तो इस टाइप से हमें पॉइंट पढ़ने हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इज टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि उस किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। ये सब हम इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स, वो क्या करेगा, वो पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा कि उस पर एक फोर्स लग रहा है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा डेफिनेशन इसका है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये भी बोल सकते हो आप, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे मास है, मास को क्या बोल सकते हो कि ये एक मास है, वो मतलब एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होता है उसका। ऐसे ही चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसके बारे में और बहुत कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसको हम सीधे चार्ज लिखते हैं। चार्ज ये 2 टाइप्स का होता है, सबको पता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज होंगे तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। एंड अगर निगेटिव पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव निगेटिव होगा, मतलब अपोजिट, सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन। एंड अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, ये सबको पता है। अगर अपोजिट चार्ज तो रिपल्सन, सेम चार्ज होगा तो अट्रैक्शन। अब चार्ज के बारे में और थोड़ा बहुत पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे रिपल्सन एंड अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो ये मान लीजिए 2 हमारे पास ऐसे पेंडुलम था, यहाँ पर ये 1 पेंडुलम 2। तो ये इस पर अगर प्लस या प्लस चार्ज दे दें तो ये प्लस चार्ज देने के बाद कैसे हो जाएगा, इस टाइप से, क्योंकि इस पर एक फोर्स लगने लगेगा। तो एक फोर्स इधर लगेगा तो ये इस टाइप से सेपरेट हो जाएगा। बट अगर यही चार्ज दोनों निगेटिव हों, ये चार्ज अगर हम निगेटिव ले लें, निगेटिव चार्ज,
यहाँ निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, तो भी ये सेपरेट हो जाएगा। बट अगर हमारे पास दो पेंडुलम इस टाइप से हैं और एक पे प्लस एक पे माइनस है, तो ये किस टाइप से हो जाएगा? चार्ज देने के बाद इसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, प्लस माइनस, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से कुछ हमारे पास कुछ पॉइंट किसके हैं? चार्ज के। और चार्ज का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है इलेक्ट्रॉन। इसको ई से डिनोट करते हैं, e⁻⁻, या इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। और जो इस पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज की जो यूनिट होती है, इसका जो SI यूनिट होता है ये भी होता है कूलम। कूलम, ठीक है। तो चार्ज का जो SI यूनिट होता है ये क्या होता है? कूलम। यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, या इसी को फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। फंडामेंटल चार्ज, ये इस पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम। अब यहाँ पर चार्ज इक्वल टू जो होता है I, यहाँ पर देखिए I इक्वल टू होता है Q/T। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। I मतलब टाइम और T मतलब I मतलब करंट एंड T मतलब टाइम। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो ये हो गया एम्पियर, एंड टाइम का सेकेंड। तो जो हमारा चार्ज का यूनिट बना, यहाँ से ये क्या बना? एम्पियर सेकेंड। तो एक इसका दूसरा यूनिट क्या हो सकता है? एम्पियर सेकेंड। और इसी को क्या बोलते हैं? कूलम। एम्पियर सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं? कूलम। तो जिसको भी नोट करना वो नोट कर सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। इसका मतलब क्या है? अगर चार्ज आएगा तो मास बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब निगेटिव चार्ज आएगा तो मास बढ़ जाएगा। चार्ज आने का मतलब क्या हुआ? निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहाँ का मास बढ़ जाएगा, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहाँ का मास घट जाएगा। अब ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई बॉडी थी, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। तो ये इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी, ठीक है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। बट अगर एक और बॉडी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड अगर एक बॉडी ऐसे ही है, इस पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, और इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मास मान लिया जाए, यहाँ पर m था, इनिशियल मास m था, तो फाइनल मास क्या होगा? वो भी m ही होगा। तो यहाँ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ अगर इनिशियल मास क्या था?
m था, इनिशियल मास m था। तो पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो m माइनस डेल्टा m हो गया मास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन m हो जाएगा। जो हमारा इनिशियल मास m था, अब उससे ये क्या हो गया, लेस हो गया। इसमें देखिए, ये फिर से समझिए, इसमें इनिशियल मास हमारा m था, तो फाइनल मास भी चार्ज, ये बॉडी चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, ना तो इलेक्ट्रॉन आया है ना इलेक्ट्रॉन गया है। तो यहाँ पर फाइनल मास क्या हो जाएगा, m। यहाँ पर देखो ये बॉडी कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो कुछ मास निकल गया। वो मास कौन सा निकल गया, डेल्टा m। तो ये टोटल वेट इसका क्या हो जाएगा, m माइनस डेल्टा m, जो लेस देन क्या होगा, इनिशियल वेट के। अब यहाँ पर देखो, इसका मास पहले m था, अब यहाँ पर माइनस में चार्ज आ गया, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो वो डेल्टा m मान लो इलेक्ट्रॉन आ गए, जिनका मास था डेल्टा m। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन m, इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ़ ए बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, देन प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। अगर मास के बारे में कमेंट करना हो तो मास, इनिशियल मास अगर m था तो इनिशियल मास अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर यही बॉडी अगर निगेटिव में चार्ज होती है तो इनिशियल मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मास और चार्ज में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, तो इधर हो गया चार्ज, इधर मास। तो फर्स्ट डिफरेंस ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बस मास नेगेटिव नहीं होता है, मास को कभी हम लोगों ने नेगेटिव नहीं देखा होगा कि नेगेटिव 1 kg, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर मास क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये होता है कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। वो कैसे, देखो मास, वेरिएबल मास का जो फार्मूला होता है, m इक्वल टू m0 अपान 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जहाँ पर m0 क्या है, रेस्ट मास, m क्या है, मास when body is in motion, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये क्या है, c वेलोसिटी ऑफ स्पीड, जो होता है 3 × 10⁶, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक जो हमने काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ा था उसमें हमने ये ज्यूम किया था कि मास चेंज नहीं होता है। तो उसमें मास क्यों नहीं चेंज हो रहा था, क्योंकि ये जो हमारा बी था ये बहुत स्मॉल था, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से आ रहा था। चेंज कब होगा, जब ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन, इससे स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन, इसका स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर किया जा सके। जैसे इसका 10⁶ में है वेलोसिटी, तो इसका 10⁵ में हो या 10⁴ में हो या 10⁶ में हो, तो इसका कंपेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो किसी मास को हम मान लें कि स्पीड की लाइट से चल रहा है, तो स्पीड की लाइट से चलने का मतलब क्या हो गया, ये c स्क्वायर हो गया, ये क्वांटिटी 1 हो गया, 1 - 1 0, m 0 अपान 0, मतलब इनफाइनाइट, मतलब वो मास बढ़ के इनफाइनाइट हो गया, बहुत बड़ा मास हो गया। तो हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी को हम लाइट की वेलोसिटी से मूव करवा दें, बट एक अगर हाई वेलोसिटी से मूव करवाएं तो यम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यम किस पर डिपेंड कर रहा है, यम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मास इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी या स्पीड लिख लेते हैं, मास इज डिपेंड अपॉन स्पीड
लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता है, चार्ज इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, तो मेनली ये मास और चार्ज में हमारा डिफरेंस है। चार्ज किस पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पे, जबकि मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है एंड मास पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव होता है। और चार्ज में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों फोर्स लगता है। ये भी पॉइंट इसके पहले लिखना था, तो लोग बाद में लिख लेते हैं। इसमें मतलब लाइक चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, एंड अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन। बस मास में क्या होता है, ऑलवेज इसमें अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्सन नहीं होता है। तो यहां पर लिख लेंगे ऑलवेज अट्रैक्शन, ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन टू मास। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर मास और चार्ज में हमें डिफरेंस बताना हो। तो फर्स्ट डिफरेंस है, ये चार्ज जो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, मास केवल पॉजिटिव होता है। चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स दोनों लग सकता है, बट मास में केवल अट्रैक्शन फोर्स लग सकता है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड मास इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। तो यहाँ पर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट्स बनाना हो पॉज करके ले सकता है। यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर यहाँ पर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अभी हमने बताया था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट इसमें निगेटिव में होता है इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पॉजिटिव में होता है। तो इसका क्या हो गया, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 0, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एंड मास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 × 10⁻31 kg एंड प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.673 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का चार्ज हल्का सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है 1.675, 1.673 यहाँ पर है, यहाँ 1.675 × 10⁻27 kg। तो इन दोनों को नियर अबाउट इक्वल मानते हैं हम कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नियर अबाउट इक्वल चार्ज होता है। बट अगर ज़्यादा स्पेसिफिक वे में देखा जाए तो न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर निकालना हो कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज में क्या रिलेशन है, तो जैसे हमें निकालना हो कि इलेक्ट्रॉन का मास या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.673 × 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 9.11 × 10⁻31। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हो गया 1.673 अपॉन 9.11 × 10⁻⁻27 एंड ऊपर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा 10⁻+27। तो ये हो गया 10⁻⁻27 × 10⁻+31। तो ये हो गया 1.673 अपॉन 9.11 × 10⁻384 10⁻+4।
तो यहाँ से 1 पॉइंट इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया 16.73 अपॉन 9.11 इंटू 10 टू पावर 3। तो ये कितना आएगा, नियर अबाउट 1.8 समथिंग आएगा ये, इंटू 10 टू पावर 3। तो अगर हम बोलें मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नियर अबाउट कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1.8 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 1800। तो नियर अबाउट मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 1800 टाइम्स या 1800 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना बड़ा हमारे इन दोनों में अगर रिलेशन निकालना हो तो ये रिलेशन होगा। तो अगर आपको नोट्स बनाना है, चलिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसमें हम सेमीकंडक्टर भी इसी के साथ साथ डिफाइन कर दे रहे हैं, बट जो कोर्स में आपके वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर होता है जो जिसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है या हीट फ्लो होता है। इंसुलेटर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आपके लेवल पे डिफिनीशन यही है। इसमें हम एनर्जी बैंड गैप से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट एनर्जी बैंड गैप से आपके कोर्स में दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको सिंपल सा इसका डिफिनीशन जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक कंपेरिजन हमने लिया है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है करंट, तो इसमें हाई फ्लो होगा करंट का कंडक्टर में, इंसुलेटर में नॉट फ्लो मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा, एंड सेमीकंडक्टर में स्मॉल फ्लो होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड लिया है रेजिस्टेंस। अगर हाई फ्लो ऑफ कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस वेरी लो हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वेरी हाई। इंसुलेटर का इनफाइनाइट माना जाता है रेजिस्टेंस, तो इसको वेरी हाई और इनफाइनाइट बोल सकते हो। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्रीली टू मूव, इसमें फ्रीली टू मूव मतलब मूव कर सकता है आसानी से। इंसुलेटर में डू नॉट मूव, एंड सेमीकंडक्टर में नॉर्मली मूव करता है बट एकदम फ्रीली मूव नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कापर, आयरन, एल्युमिनियम, बहुत से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कंडक्टर के। ऐसे ही इंसुलेटर में प्लास्टिक, रबर, वुड एंड पेपर, एंड सेमीकंडक्टर में मेनली 2 यूज किया जाता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो यहाँ पर जैसे हम बता रहे थे मेनली हमें कंडक्टर एंड इंसुलेटर पढ़ना है। तो अगर हम इसका एनर्जी बैंड गैप से हमने इसका डिफिनीशन दिया नहीं है, अगर हमें देना हो तो इसमें बैलेंस बैंड एंड कोवैलेंट बॉन्ड इसमें क्या होते हैं, ओवरलैपिंग होता है इसमें, एंड इसमें एनर्जी बैंड गैप होता है बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में नियर अबाउट। इसका एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कहीं कहीं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी लिखा हुआ है। जबकि कंडक्टर में क्या होगा, हमारा बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग होता है, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नॉर्मली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपेरिजन था, और इसमें हमने इसका डिफिनीशन भी बता दिया, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ना तो इसे बनाया जा सकता है ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जो अलग सिस्टम रखा गया हो, किसी उसके पास और कोई दूसरा सिस्टम ना हो, अलग से सिस्टम हो, ठीक है। तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसमें मान लीजिए एक चार्ज था +2 कूलाम, एक -2 कूलाम और एक 3 कूलाम +3 कूलाम। तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, 5 - 2 मतलब 3 +3 कूलाम। तो ये हमेशा ही कब ये हमें कंजर्व रहेगा, मतलब कब तक ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, जब ये आइसोलेटेड है, मतलब इसके पास में हम कोई बॉडी ला के टच नहीं कर रहे हैं या किसी से इंडक्शन नहीं करवा रहे हैं।
तो अगर ये मान लीजिए एक हमारे पास एक कोई सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम इसको हम बोल रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको मान लीजिए हमने इसको ऐसे काफ़ी इधर उधर किया, मतलब हिलाया, या इसको काफ़ी इसमें हिलाया, या इसको मान लेते हैं हम जिग जैक मोशन इससे किया। तो इसके बाद क्या हो गया, कुछ समय बाद हमने देखा चार्ज ऐसे हो गया कि +1 कूलाम +2 कूलाम, और एक तीसरा चार्ज ये हमें बताना है कि ये कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे इसको हम Q1 Q2 Q3 मान लें, तो ये हो गया Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू इसको हम Q1 डैश Q2 डैश + Q3 डैश। तो सब हमें पता है, केवल Q3 डैश निकालना है, ये वाला चार्ज। तो Q1 क्या है 2, Q2 -2 + 3 इक्वल टू Q1 डैश 1, Q2 डैश 2 + Q3 डैश, ये हमें निकालना है। तो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 0, तो इधर 3, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Q3 इक्वल टू 0। मतलब कोई भी चार्ज इस पर नहीं होगा, क्योंकि टोटल चार्ज +3Q था, तो इधर भी टोटल चार्ज +3Q है। अगर यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर मान लो 1 होता, 1 कूलाम, तो अब कितना चार्ज हो जाता, तो यहाँ पर भी 1 आ जाता, 1। तो अब हमारा ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 इधर आएगा, तो अब 1 कूलाम हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आ जाता, 1 कूलाम, जबकि प्रीवियस वाले में क्या था आंसर, प्रीवियस वाले में हमारा आंसर था 0 कूलाम। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज हमेशा क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज का मीनिंग क्या हुआ कि वो उस इंटीग्रल पार्ट में ही मिलेगा, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलेंगे Q इक्वल टू ± NE। N क्या है, इंटीजर, ये क्या है, टोटल चार्ज, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है, इंटीजर। ठीक है, ये क्या है, टोटल चार्ज, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर देखिए हमारा चार्ज कभी भी किस टाइप का होगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल क्या है, इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो अगर आप कहीं पेन लेने जाएं, तो या तो ये पेन 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 मिल जाए या 2.5 मिल जाए। ठीक है, तो इसी टाइप से 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जैसे अगर कोई चीज़ आपको किसी बेट में मिल रहा है, ठीक है, तो जैसे आप किसी चीज़ को बेट करके ले रहे हैं, तो उसमें आप उसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, जैसे 1.5 kg 1.2 kg। बट अगर कोई वस्तु ऐसा है जिसको हम कट करके नहीं ले सकते हैं, जैसे ये पेन है या ये डस्टर है, डस्टर को भी हम 1 डस्टर 2 डस्टर ऐसे ले सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट। तो ऐसे ही चार्ज भी हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब अगर मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये बताना है कि हमें 1 कूलॉम चार्ज इन 1 कूलॉम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इन 1 कूलॉम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये हमें बताना है तो Q इक्वल टू क्या लगाएंगे, NE। यहाँ पर Q क्या है, Q को हमने दे दिया है 1 कूलॉम इक्वल टू N निकालना है। E क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो यहाँ पर N इक्वल टू क्या हो गया 1/1.6 इंटू 10 टू पावर +19।
तो ये हो गया 10/16 इंटू 10⁻+19। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100/16 इंटू 10⁻18। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4, ये 25। तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 1.25। तो ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 n। ठीक है। तो एक कूलाम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, जो हम कैपेसिटर पढ़ते हैं उसमें माइक्रो कूलाम में चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए n क्या आ गया, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलाम चार्ज में। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज ना होना कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है n, ये होल नंबर में है, क्योंकि यहाँ 6.25 है, इसके बाद 18 टाइम्स 0 यहाँ पर लगाने हैं हमें, तो ये टोटल ये होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, कैन ये चार्ज 32 इंटू 10⁻17 कूलाम बी गिवन टू ए बॉडी, मतलब क्या इतना चार्ज हम एक बॉडी को दे सकते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, n निकालना है। अगर n होल नंबर आ गया तो दे सकते हैं, अगर n फ्रैक्शन में आया तो नहीं दे सकते हैं। तो Q इक्वल टू NE, Q क्या दिया हुआ है 32 इंटू 10⁻17 n इंटू E क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। तो n क्या हो जाएगा 32/1.6 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाई 10⁻19, तो ये हो जाएगा 10⁻+19। तो यहाँ से पॉइंट इधर लाएंगे तो ये हो गया अपॉन 17 इंटू 10⁻2, ये हो गया 20 इंटू 10⁻2, मतलब 20 इंटू 100 मतलब 2000। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 2000। तो इसका मतलब ये चार्ज दिया जा सकता है, बट अगर यही फ्रैक्शन में आ रहा होता तो ये चार्ज अलाउ नहीं होता। मान लो यहाँ 21 हो जाता, ठीक है, 21 होता तो ये क्वांटिटी किस में आ जाता, फ्रैक्शन में। तो फिर ये चार्ज हम नहीं दे, मतलब अगर हमारा n फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो चार्ज हम नहीं दे पाएंगे। अगर n फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है तो वो चार्ज हम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पॉइंट है चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो फर्स्ट टाइप है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या हो गया, दो बॉडी को हम टच करके चार्ज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक मान लो ऐसे चार्ज बॉडी था, ठीक है, इस टाइप से कुछ चार्ज बॉडी था। तो ये क्या है माइनस चार्ज, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी था जिसको हमने इसको टच करा दिया, ये ए ये बी, ये न्यूट्रल बॉडी था जो अनचार्ज था, अनचार्ज या न्यूट्रल, ठीक है, अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी था जिसको हमने इससे टच करा दिया। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद फिर अलग करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ मान लो 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 6 था, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, बट ये 3 कब होगा, 3 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब इसका साइज सेम हो, शेप सेम हो एंड मटेरियल सेम हो। तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया। ऐसे ही अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज होता, प्लस यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी सेम साइज सेम मटेरियल एंड सेम शेप में इसे टच कराया गया और फिर इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी प्लस, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसका पॉइंट मतलब अगर सेम चार्ज आना है तो उसका पॉइंट क्या होगा,
shape size and material are same, then charge distribution is same on each body। यहाँ if लिख लीजिए, if shape size and material are same then charge distribution is same on each body। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 बॉडी टच करा दिया गया होता, ये तीसरा बॉडी भी, और इस तीनों का साइज हम मान रहे हैं सेम है, देखने में सेम नहीं लग रहा है बट ये हम मान रहे हैं कि सेम है, और इसमें मान लीजिए 6 पॉजिटिव चार्ज होता, तो अब अगर इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो +2 इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये माना है कि सेम साइज, सेम मटेरियल एंड सेम शेप, तो इस पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर सेकेंड हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, हमें कांटेक्ट नहीं करना है, दूर से ही हमें चार्ज, वो बॉडी किस टाइप से चार्ज होगी, देखिए विदाउट कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट नहीं होना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी था और एक ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, ये है न्यूट्रल या अनचार्ज। तो इन दोनों को पास में लाएंगे, तो जब ये पास में लाएंगे इस बॉडी को, मतलब इस बॉडी को पास में लाएंगे बट टच नहीं कराएंगे, पास में ले आए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूट्रल बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है, ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को यहाँ अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे, और इधर अगर पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, अब इस यहाँ पर एक फिर से न्यूट्रल बॉडी यहाँ पर क्या करना है, न्यूट्रल बॉडी यहाँ से टच कराना है, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज कुछ इसमें आ जाएंगे, ये मूव कर जाएंगे नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों को फिर सेपरेट कर देना है। तो जब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, ये पहले वाले में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे जब इसको सेपरेट करेंगे, और सेकेंड वाले में निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस टाइप से पहला वाला जो बॉडी है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा वाला बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें क्या करना हो, पॉजिटिव, अगर ये हमारा बॉडी पॉजिटिव होगा तो इधर, जैसे ये मान लो पॉजिटिव बॉडी है, तो यहाँ कोई न्यूट्रल बॉडी लाएंगे तो इधर निगेटिव निगेटिव, तो ये इधर पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक बॉडी और टच कर देंगे, कंडक्टिंग बॉडी ये सब होनी चाहिए, कंडक्टिंग बॉडी टच करेंगे तो ये पॉजिटिव कुछ इसमें आ जाएगा। तो इसके बाद इन दोनों को अलग अलग जब करेंगे, ये और दूसरा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर हमें दूसरी बॉडी नहीं लाना है, तो अगर दूसरी बॉडी नहीं लाना है तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, ये पोलराइज हो गया है, इसको बोलते हैं पोलराइज। पोलराइज मतलब नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ, तो इसको आप क्या कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए। ये अर्थिंग का सिंबल है, ये अर्थिंग का सिंबल है, इसको यहाँ पर अर्थिंग कर दिए, अर्थिंग। तो ये मानते हैं अर्थ जो है वो
इलेक्ट्रॉन्स का ओशियन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है। यहाँ अर्थ के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और यहाँ से जा भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सिस में बहुत ज़्यादा एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर, अर्थ के पास। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर उसको सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल निगेटिव चार्ज। ठीक है। अगर ऐसे ही इसमें अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अर्थिंग कर देते, अगर यहाँ पर मान लो अर्थिंग कर दिया जाता, यहाँ पर अर्थिंग कर देते, तो यहाँ पर जब अर्थिंग करते हैं हम तो यहाँ पर क्या होता, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ये सब कहाँ आ जाते, अर्थ के अंदर चले जाते, क्योंकि अर्थ क्या है, समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो यहाँ से फिर क्या, केवल ये वाला पार्टिकल आ जाता हमारा, मतलब ये वाली बॉडी आ जाती केवल पॉजिटिव में। तो इस टाइप से आप कर सकते हो चार्जिंग बाई कंडक्शन, मतलब विदाउट कॉन्टेक्ट। यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड मेथड है चार्जिंग करने का, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या रबिंग। तो रबिंग क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडी है, दो न्यूट्रल बॉडी, और यहाँ पर इसको हमने रब कर दिया, मतलब रब का मतलब क्या होता है, घिस दिया ऐसे पकड़ के। तो जब घिसेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको क्या दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी घिसने से किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी। ठीक है। और हीट एनर्जी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे। और मोशन होने के बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब किस में से किधर ट्रांसफ़र होंगे, वो बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो इससे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गए, या यहाँ से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गए। ये सब इलेक्ट्रॉन है जो इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जिधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मास देखा जाए तो इधर इलेक्ट्रॉन आए तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए उसका मास कम हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर मास रब करने के पहले क्या था, m था, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस डेल्टा m, जो कि पहले वाले m से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मास मतलब बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, m माइनस डेल्टा m, मतलब पहले वाले m से कम हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हम किसी भी चार्जिंग बॉडी को रब करके भी हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव उस बॉडी को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट टॉपिक में केवल डिस्कशन किस पर किया है, चार्ज पर। उसमें हमने ये बताया कि अगर एक चार्ज मोशन में हो तो वो क्या जनरेट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज मोशन में नहीं, अगर रेस्ट में हो तो क्या जनरेट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर मोशन में हो तो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी ट्रांसमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी हमने केवल चार्ज के बारे में बात किया है इसमें, और चार्ज की प्रॉपर्टी देखा है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा बात किया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ एंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको के पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।